ये बात सन 1960 के दशक की है, जब दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मानिक चंद का जो महल था वो इसी चंदनपुर गांव में बना था, जो बेहद राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा मानिक चंद राज दरबार में आए किसी गरीब दुखिया की मदद नहीं करता था। राजा मानिक चंद केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, न कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राज दरबार में आता है। महाराज, मैं बहुत बुरी में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वो भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा मानिक चंद बेइज्जत करके निकाल देता था। एक रात राजा मानिक चंद महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आती है। मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज आ रही है? राजा मानिक चंद देखता है महल के पास ही एक अघोरी बहुत ही बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। हट, मैं किसी की मदद नहीं करता। तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ। यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम आज मेरी मदद नहीं कर रहे, देखना इसके बदले तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा मानिक चंद अघोरी की बात सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के प्राण त्याग दिए। मंत्री जी, जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगवाइए। जी महाराज। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग मानिक चंद से मिलने आते हैं और किसी गंभीर बात करते हैं। कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे भारी संकट आने वाला है। हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ज्यादा समय तक ये राजपाट नहीं रह पाएगा। शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आ रही थी होता है। बढ़ते कालक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार भी राजा मानिक चंद की रियासत पर पड़ी। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगी। मानिक चंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिक चंद अब अपनी रियासत के लोगों में सिर्फ मानिक चंद रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीनें बेची जाने लगीं और जमीन बेचकर आए पैसों से शान शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सब जमीन जायदाद खत्म हो गई और मानिक चंद फकीर हो गए। इसी के साथ मानिक चंद का सारा घमंड कांच की तरह चूर चूर हो गया। अब मानिक चंद को एक आम इंसान के दुख के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मानिक चंद की पत्नी ने कहा, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं, घर का खर्च चलाने के लिए लग रहा है मुझे ही काम करने के लिए घर की दहलीज लांघनी पड़ेगी। राज परिवारों के घर की बहुओं को पर्दे में ही रखा जाता है, समझी? राजा मानिक चंद की पत्नी राजा को इतनी बुरी लगी कि उनको आत्मग्लानि होने लगी। ये सब मेरी ही करनी का फल है। मैंने आज तक कितने गलत काम किए हैं, उसकी सजा ये है। सबको दुख दिए, अपना राज धर्म भूलकर भोग विलास में, ये उसी की सजा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडहर हो चुका मंदिर था। वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती थी और न ही उधर कोई आता जाता था। मानिक चंद उस मंदिर में जाकर बैठ गया। सारी बातें सोच सोच कर मानिक चंद अपना आपा खो देते हैं।
और उस खंडहर की चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लग जाते हैं। सिर पटकने से होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे ये आभास हुआ, मेरे ना होने से मेरी पत्नी और परिवार की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए मानिकचंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पर बहुत खून निकल रहा था और वो खून उसी खंडहर के पास रखे एक फूलदान पर गिरता है। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकलकर बाहर आ जाता है। मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई। मैं आजाद हो गया। कौन हो तुम? मैं इस खंडहर का जिन हूँ। इसी फूलदान में रहता हूँ। होरी ने मुझे 70 साल पहले इस फूलदान में बंद कर दिया था। फिर तुम बाहर कैसे आ गए? उस अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वो अघोरी मर गया। जिनकी ये बात सुनते ही मानिकचंद को उस रात की याद आती है जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था और उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा जिन्न से पूछता है, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूंगा। वो कैसे? जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हारा शरीर हासिल कर लूंगा। मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले तक मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है। कैसी चिंता? बोलो। मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे मेरे परिवार से एक बार चर्चा करनी होगी। ठीक है, ये इत्र लो। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये इत्र 1 महीने तक खत्म नहीं होगा। इस इत्र की खुशबू जहाँ तक फैलेगी, तुम्हारा राजपाट तुमको वहां तक मिलता रहेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। राजा जिन्न का दिया हुआ इत्र लेकर अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ से राजा गुजरता गया, वहाँ पर उस बदलाव देखने को मिले। उन महलों में करदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासत की दीवारें फिर से चमकने लगीं। जिन्न के दिए गए इत्र की खुशबू ने राजा मानिकचंद की राजशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन इस राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। इतना बदलाव कैसे? ये शोहरत मेरे जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुन राजा की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजकाज वापस ले जाए।